जॉब करने में तकलीफ नहीं थी। आई वॉज ऑलमोस्ट अ फ्रेशर इन एवरी डोमेन। तो मुझे क्या मिलता था 10,000 7,000। तो मेरे लिए डेप्ट रिपेमेंट एक काफ़ी बड़ा सवाल था, जो मैं सोचा था कि जॉब से नहीं हो पाएगा। अब तो मैं बोलता हूँ, मतलब आपने कहीं सुना होगा पहला स्टेप ही मुश्किल होता है। हाँ। रात भर जागने के $20 मिल जाते। मैं जब बुरे वक्त में था ना, तब मुझे कोई पानी भी पिलाने को तैयार नहीं था। इफ़ यू आर नॉट कमिटेड टू एनीथिंग यू आर अनफेयर टू योरसेल्फ। गुजराती में इसको बोलते हैं अति अव्यवहारिक मानस क्यारे सफल व्यावसायिक न बनी सके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिनट विद आदित्य। और आज हम आए हैं अहमदाबाद, और आज हमारे सामने बैठे हैं फाउंडर ऑफ सिम्प्रोसिस इन्फोमीडिया अमित जी। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका बैकग्राउंड क्या था और कैसे आपने इस कंपनी को शुरू करा। पर्सनली आई डिड माई इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग था, बी सिविल किया पुणे से, भारतीय विद्यापीठ से। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में थोड़े प्रयास किए, आग पर मारे जी। पहला प्रोजेक्ट अच्छा था, कुछ ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं बनाया लेकिन अच्छा था। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि पहले ही प्रोजेक्ट में हम लोग अच्छा कर पाए तो अभी तो आगे तो बहुत आसान हो जाएगा। राइट। तो उसी थोड़ी कंप्लेसेंसी में हम लोगों ने, और पर्टिकुलरली मैंने, आई हैड सम पार्टनर्स ऑल्सो उन दिनों, लेकिन मैंने बहुत सारी एक के बाद एक गलतियाँ की। और 2008 में पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया, लेकिन 2011 आते आते मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई फाइनेंशियली। ओके। डेब्ट इतनी थी कि मैं भाग रहा था लोगों से। ओके, ठीक है। हाँ, तो उन दिनों मतलब खर्चे निकालना मुश्किल था। 2011 में मेरे पहले बेटी का जन्म हुआ, ओके। जनवरी में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी और साथ में डेट भी थी। हाँ, ओके, डेब्ट भी थी। तो मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया हूँ। ठीक है। यहाँ आने के बाद अगेन आई वॉज लुकिंग फॉर द मीन्स ऑफ अर्निंग, कुछ कैसे रेवेन्यू आए घर के लिए, खुद के लिए ब्रेड एंड बटर चालू रहे। लेकिन इन बिटवीन मेरा एक स्किल था। आई वॉज एज पर टू अहमदाबाद के जो इंग्लिश राइटिंग स्टैंडर्ड है उसमें मैं बेहतर था काफ़ी। और वो किसी एक दो दोस्तों ने परख लिया, तो बोले ये कर, ये वेबसाइट का कंटेंट लिख, आर्टिकल लिख। एसईओ के आर्टिकल लिखे जाते थे 2011-12 में। आर्टिकल लिखे मैंने तो कुछ सपोर्ट मिलने लगा, कुछ काम मिलने लगा। मतलब इज़ेन आर्टिकल्स करके वेबसाइट रहा करती थी पहले, जो एसईओ आर्टिकल्स के लिए ज़्यादा फेमस थी। वहाँ पे मेरे खुद की एक प्रोफाइल थी जिसके ऊपर अच्छे खासे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। और मेरा एक छोटा सा पोर्टल बिजनेस भी था, indiacollegeinfo.com करके मैंने बनाया था शुरुआत के दिनों में। उसके लिए भी मैंने उसका भी एसईओ थोड़ा बहुत रैंक आर्टिकल लिखना चालू किया। फिर मुझे जो असाइनमेंट्स आ रहे थे उसको भी मैं थोड़ा सा वॉच कर रहा था कि ये क्यों आ रहे हैं, एक ही कीवर्ड के ऊपर मुझे 10 अलग अलग आर्टिकल क्यों लिख के देने पड़ते हैं। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये सब गूगल के रैंकिंग के लिए करते, एसईओ के लिए करते, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फिर मैंने वो सीखा कि वो कैसे होता है, मेरे आर्टिकल्स को बाद में कैसे यूज़ होता है, क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जाता है हर एक आर्टिकल को ऑर्डर के पीछे, कि चलो आज इसके बारे में लिखवाएंगे, आज उसके बारे में, वो सारा सीखा। और फिर इन बिटवीन मैंने इलांस था, फ्रीलांसर का, गुरु था, ये 3-4 प्लेटफॉर्म पे मैंने मेरी प्रोफाइल बनाई। ठीक है। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं अभी हम? मैं अभी 2011 में। 2011। ओके। 2011 में मैंने प्रोफाइल बनाई थोड़ी बहुत। इलांस की प्रोफाइल थोड़ी हल्के हल्के चल रही थी, मतलब 2-3 महीने में कोई $10-15 का काम मिल जाए, छोटा काम मिल जाए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ परिचित से काम आ रहा था। अभी भी डेब्ट रिपेमेंट चालू नहीं हुआ था, लेकिन अपने खर्चे कभी कभार निकल रहे थे। कोई महीने का खर्चा कहीं किसी से मांगे बिना चल रहा था। तो वैसा था, उतना कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा अमाउंट नहीं मिल रहा था। एक आर्टिकल के पीछे 300-250 रुपये मिल रहे थे। अच्छा, एक यहाँ पे मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि आपने कभी जॉब क्यों नहीं करी? तो जैसे जहाँ पे अहमदाबाद है तो फैमिली एक्सपेंस, फैमिली भी थी आपकी, तो वो करने के लिए आप जॉब कर सकते थे, तो उसके पीछे क्या स्टोरी? जॉब करने में तकलीफ नहीं थी। आई वॉज ऑलमोस्ट अ फ्रेशर इन एवरी डोमेन। ओके। तो मुझे क्या मिलता था 10,000 7,000, करेक्ट। उससे घर सस्टेन नहीं होने वाला था, प्लस उसमें ग्रोथ नहीं था। मुझे तो मेरी डेब्ट थी वो रिपे करनी थी। राइट। मेरे कुछ मित्र थे यहाँ पे जो बिल्डर के बेटे हैं, उन्होंने भी ऑफर किया आजा मेरी साइट पे। तो मुझे मालूम था कि वो मित्र भी अभी अथॉरिटी में नहीं है, तो उनके पिताजी जो देंगे वही मुझे लेना पड़ेगा। और उन दिनों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बी सिविल को मुश्किल से 12,000 15,000 मिलते थे, और उसमें भी इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते थे उतने। तो मेरे लिए डेब्ट रिपेमेंट एक काफ़ी बड़ा सवाल था, जो मैं सोचा था कि जॉब से नहीं हो पाएगा, मैं बिजनेस में ही वॉल्यूम खींच पाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, शुरुआत 3-4-6 महीने 12 महीने स्लो चलेगी, लेकिन 12 महीने के बाद मान लो कि मेरे पास इनफ और वॉल्यूम रहा तो
में सरप्लस होना चालू हो जाएगा मेरा महीने, तो मेरे रीपेमेंट चालू हो जाएगा। और कुछ वैसा ही हो पाया इन बिटवीन। तो कभी भी रिग्रेट नहीं रहा कि मैंने कोई स्पेशल जॉब नहीं की। मैंने 1-2 पार्ट टाइम जॉब की थी 3-4 महीने की, वहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिल गया, वो मुझे इसमें काम आने लगा। फिर वो छोड़ दी। छोड़ने के टाइम पे ऑफर भी थी बेटर सैलरीज की, लेकिन फिर मैंने कहा अब तो बेटर सैलरी मिल रही तो मैं खुद ही कुछ मैनेज करूँगा। आप स्किल लर्न कर चुके थे, आपको पता चल गया था कि अब मुझे आ गया और हम अपना ही करना है। मेरी ऑफिस में मेरा कंटेंट कैसे यूज़ हो रहा था मुझे मालूम पड़ रहा था, राइट तो वही सीख लिया घर पे, घर से वो काम लेने लगा। राइट। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी अच्छी आपने भी बोली जो बहुत जल्दी निकल गई, कि आपने कहा कि मुझे पता था कि 12 महीने लगेंगे या 1 साल लगेगा, बट उसके बाद मैं कर लूँगा। तो आई थिंक वो इनिशियल पेशेंस किसी भी बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हाँ कोई भी ये देख रहा हो कुछ शुरू करना चाह रहा है, तो आप ये टाइम फ्रेम लेके चलो कि 1-2 साल तो आपको मेहनत करनी ही है, और तब जाके आप कुछ बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर पाओगे। हाँ, है ना? अब तो मैं बोलता हूँ, मतलब आपने कहीं सुना होगा पहला स्टेप ही मुश्किल होता है। हाँ राइट। राइट। पहला स्टेप एक्चुअली मुश्किल नहीं होता है। पहला स्टेप यही होता है कि आप कुछ अच्छे कस्टमर्स बनाओ, आप कुछ अच्छे सप्लायर्स बनाओ। इफ़ योर बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन सप्लायर ऑल्सो। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे होने चाहिए। तो पहले स्टेप में ये सब आता है कि आप बिजनेस के हर एक अलग अलग प्रकार के इक्वेशंस में आप अपने आप को ऑप्टिमाइज करते रहो। And जब वो ऑप्टिमाइज हो जाता है तो आपको तुरंत दूसरा स्टेप नेचुरली दिख जाता है। तो फिर लोग बोलते हैं पहला स्टेप मुश्किल है। एक्चुअली मुश्किल नहीं है, पहले स्टेप में ये सारा मेहनत करना पड़ता है, एग्जैक्टली। और कुछ नहीं है। राइट। और फिर बाकी तो नेचुरल है, स्टेयरकेस नेचुरल चढ़ जाता है। आप देखिए, आपके पास ऐसे सप्लायर है जो आपको क्वालिटी मटेरियल दे रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट प्राइसिंग के हिसाब से, आपसे चीट नहीं कर रहे। आपके पास ऐसी टीम बन गई है जो प्रोडक्शन अच्छा निकाल रही है या सर्विस अच्छा रेंडर कर रही है। आपके पास कस्टमर्स काफ़ी हद तक लॉयल हो चुके हैं, आपके 40, 50, 60%, 60% रिपीट ऑर्डर्स आते हैं कस्टमर्स के। तो फिर आप ग्रोथ के बारे में सोच सकते हो। फिर लोग उसको दूसरा स्टेप बोलते हैं। एक्चुअली दूसरा स्टेप है ही नहीं, पहला स्टेप में सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है, फिर वो ग्रोथ स्टेप है। वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अभी हमने आपकी जर्नी समझ गए, आप फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आ गए, वहाँ से आप काम लेने लग गए। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि अभी भी हम मतलब काफ़ी ईयर्स कवर करना बचे हुए हैं, तो 2011-12 के बाद क्या हुआ? 2011-12 में मुझे हमारा चल रहा था, मेरे अभी जो फॉर्मल पार्टनर है, मेरे बिजनेस के फॉर्मल पार्टनर है, उनकी हेल्प से मुझे काम आता था। 2012 में एक ऐसा काम मिला कि मेरा बर्थडे था 26 दिसंबर को, और उसी दिन मुझे एक जॉब अवार्ड हुआ, और सिर्फ मुझे ही नहीं, वो काम दूसरे 8 लोगों को भी अवार्ड हुआ था। और वो काम में हमारे जो क्लाइंट थे उन्होंने सबको स्प्लिट किया था। ओके। और वो ये था कि वर्डप्रेस की बड़ी बड़ी वेबसाइट से 2 GB 3 GB के बैकअप वाली, उसको एक सर्वर से माइग्रेट करके दूसरे सर्वर पे सेटअप करना है। तो उनके पास कुछ तो 110 के आसपास वेबसाइट्स थी। ओके। और उन्होंने एशिया पैसिफिक में से 8 अलग अलग फ्रीलांसर्स को हायर किया था। आई वॉज वन ऑफ देम। राइट। तो मैं काम कर रहा था पहली वेबसाइट की। मेरे पास उन दिनों 512 kbps का कनेक्शन था। आप सोचे 1 GB का जिप फाइल डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा? आई थिंक 10 घंटे, तो 10-12 घंटे। कुछ वेबसाइट्स 2-2 GB 3-3 GB के बैकअप वाली थी। तो मेरे जो क्लाइंट थे, पहली वेबसाइट ख़त्म की मैंने, अच्छे से ख़त्म की, उन्होंने अप्रूव किया। फिर एक्चुअली उनके लिए एक बहुत बड़ा पीरियड था। वो सारी वेबसाइट्स रियल एस्टेट ब्रोकर्स की थी, एंड दे वांटेड टू फिनिश दिस माइग्रेशन ड्यूरिंग द लोएस्ट पीरियड ऑफ द बिजनेस। वो क्रिसमस के बाद का पीरियड होता है। राइट। वहाँ पे हाँ, यूएस के अंदर रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स ऑलमोस्ट बंद रहते 25 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में। तो उनके लिए एक आइडियल टाइम था माइग्रेशन कंप्लीट करने का। तो मेरा पहला वेबसाइट माइग्रेट हो गया, तो मैंने तुरंत मेरे क्लाइंट को पूछा कि कैन आई यूज योर कंप्यूटर थ्रू टीम व्यूअर, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग यू मे हैव बेटर कनेक्शन। तो बोला हाँ, मेरे पास 40 MBPS का कनेक्शन है। तो उन्होंने मुझे कंप्यूटर दे दिया, क्योंकि उनके ऑफिस में तो छुट्टियाँ थी। आइडियल कंप्यूटर दे दिया मुझे, बोला ये टीम व्यूअर एक्सेस, ये तो यूज़ कर। फिर तो क्या था कि एक वेबसाइट खत्म करने में 2 घंटे में खत्म। तो बहुत अच्छा कनेक्शन था। राइट। हाँ, तो 110 वेबसाइट थी, 54 मैंने अकेले ठोक दी 8 कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। वो स्क्रीनशॉट्स, उसके रिव्यू के स्क्रीनशॉट्स अभी भी मैंने संभाल के रखे हैं कम्युनिकेशंस के। और फिर तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट एल्स कैन यू डू फॉर अस। तो फिर उन्होंने मुझे, इसी दौरान मैंने थोड़ा सा गूगल रैंकिंग का काम वगैरह सीख लिया था, थोड़ा बहुत PPC सीख रहा था मैं, गूगल का सर्च एड्स का काम सीख रहा था मैं। तो मैंने बोला मैं SEO अच्छा करता हूँ, तो वो असाइनमेंट्स दिए। इन बिटवीन 2013 चालू हो गया था। PPC का काम उन्होंने 1-2 ट्राई किया, पहला अकाउंट दिया, दूसरा अकाउंट दिया,
तीसरा अकाउंट दिया। फिर एक टाइम तक मैं उनके 13-14 अकाउंट्स को मैं मैनेज करता था। इन बिटवीन दूसरे भी क्लाइंट्स आए इलांस के थ्रू जो मुझे पीपीसी असाइनमेंट्स देते थे। तो वहाँ से फिर सरप्लस होना चालू हो गया। एक्चुअली 2012 के बाद मेरा घर का खर्चा 15-20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपये कभी कभार होता है। कोई आप बाहर गए हो किसी शादी में गए, 20 हज़ार के ऊपर सरप्लस होने लगा था। आप तो फिर मतलब मेन चीज़ थी आप डॉलर्स में अर्न करने लग गए। हाँ, वो एक बेनिफिट भी था। राइट। डॉलर्स में अर्न करने का बेनिफिट था, प्लस वो काम जो था ना वो मेरे पर्सोना को ज़्यादा सूट करता था। मैं थोड़ा सा एक्यूरेसी में बिलीव करता हूँ, मैं थोड़ा सा लेस प्रॉमिस मोर डिलीवरी में बिलीव करता हूँ। तो वो उन्होंने भी वो अप्रिशिएट किया, तो मुझे काम मिल रहा था। और वेस्टर्न वर्ल्ड में वो चीज़ है, आप किसी को आप चीट नहीं करते नॉर्मली इतना आसानी से। वहाँ पे वो है, और आप किसी को अच्छा काम देते तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं और 4 लोगों को बता एब्यूज़ नहीं करते। हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगा था। तो वहाँ से फिर मैंने धीमे धीमे एसईओ कम कर दिया, पीपीसी बढ़ा दी, क्योंकि एसईओ में $3 पर आवर काम मिलता है, पीपीसी में $12, $15 पर आवर। तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। तो फिर एसईओ बंद कर दिया। फिर मेरे अभी जो पार्टनर है उनके साथ हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी। उन दिनों हम लोग पार्टनर नहीं थे, अच्छा। फॉर्मल पार्टनर नहीं थे। 2013-14 में हम लोगों ने, वो डेवलपमेंट का काम करता था, मैं मार्केटिंग का काम करता था। वो डेवलपमेंट का काम करता था, मार्केटिंग, वो चल रहा था और 2015 तक चला। फिर 2015 में हमारे पास एक क्लाइंट ऐसे आया था कि जो शॉपिफाई में उनकी वेबसाइट थी। मेरे पास शॉपिफाई के शॉपिंग कैंपेन्स बहुत मैनेज करता था मैं। राइट। बोले मुझे गूगल ट्रस्टेड स्टोर प्रोग्राम है ना, वो मुझे एक चाहिए क्रैक करके, उसका मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए। ओके, तो आपको उस प्रोग्राम के बारे में पता चला? उस प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ा। उसका एक एथिकल हैक निकाला। राइट। कि उसमें एक लिमिटेशन था कि उनका वो प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट था कि आपका ऑर्डर कंफर्मेशन पेज आपके डोमेन पे होना चाहिए। ओके। और शॉपिफाई इकोसिस्टम में उन दिनों चेकआउट शॉपिफाई के डोमेन पे था। समझ। फिर हमने एक हैक बनाया, ऑर्डर कंफर्मेशन पेज को रिडायरेक्ट किया जावास्क्रिप्ट से, इनके डोमेन वाले एडिशनल कंफर्मेशन पेज बनाया, और फिर वहाँ से वो प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गए। फिर हमने उसको प्रोडक्टाइज किया वही कंसेप्ट को, और पहली ऐप लॉन्च की शॉपिफाई इकोसिस्टम में। क्या नाम था उस पहली ऐप? उन दिनों उसका नाम था गूगल ट्रस्टेड स्टोर प्रोग्राम नाम थी। और बाद में वो प्रोग्राम खुद बदला गूगल ने, और उसको गूगल कस्टमर रिव्यूज बना दिया। फिर हमने भी हमारा प्रोग्राम बदला, और अब तो हमने वो ऐप बंद भी कर दी, कुछ 3-1 महीने पहले बंद कर दी। अच्छा, लेकिन वो आपका फर्स्ट ऐप था ऑफिशियली? फर्स्ट ऐप था, जिससे मेरे और मेरे पार्टनर के परिवार के खर्चे निकलने लगे थे, और प्लस हमें एक आइडेंटिटी मिल रही थी। कस्टमर सपोर्ट में खुद प्रोवाइड करता था, हमको वहाँ से भी कुछ नए काम मिल रहे थे, क्योंकि अमेरिकन्स और ये दिस प्रोग्राम वाज प्राइमरीली फॉर यूएस टेरिटरी ओनली। ओके, यूएस मार्केट। हाँ, तो अमेरिकन कस्टमर्स जब कस्टमर सपोर्ट के वक्त हमारे एंगेजमेंट होता था तो वो पूछते थे, वो आप और क्या करते हो, क्योंकि मैं अच्छे से बात करता था, कर्टसी मेंटेन करता था। अच्छा लगा वो, उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मालूम पड़ा कि मार्केट को क्या चाहिए। अच्छा, काफ़ी देर से मैं एक चीज़ सोच रहा था कि आपके क्या ट्रेड्स थे ऐसे कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, क्योंकि कुछ तो अलग था आप में, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। कुछ तो अलग, तो मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, मैं जब बुरे वक्त में था ना, तब मुझे कोई पानी भी पिलाने को तैयार नहीं था। ओके। और थोड़ा सा वक्त बदला तो लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे थे। सो मुझे समझ में आ गया था कि क्या वर्क करता और क्या वर्क नहीं करता। आप बस कोशिश करो कि आप वैल्यू ड्राइव करते रहो इन टर्म्स ऑफ सर्विस। सिंस वी वर इन सर्विस, आप यदि प्रोडक्ट में तो आप अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करो। राइट। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। उसमें कुछ आगे पीछे हुआ तो माफी मांग लो, फिर कस्टमर वैल्यू देता ही है। वो वैल्यू रुपीस में होती है, नहीं, वो प्रोडक्ट और सर्विस नहीं होती। और वहीं से चल पड़ा। और फिर तो धीमे धीमे क्या कि मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी हूँ कि बातें करता हूँ, सामने से पूछ लेता हूँ। कभी कभार वो नहीं पूछता कि भाई आप और क्या काम करते, मैं पूछ लेता हूँ। इफ यू आर हैप्पी विथ आवर सर्विसेज एंड ऑल दोस थिंग्स, वुड यू माइंड इफ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम दैट यू वुड लाइक अस टू हेल्प विथ। ओके। आपने पीपीसी से शॉपिफाई में कैसे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम? नहीं, पीपीसी से शॉपिफाई में कन्वर्ट नहीं किया हमने। हम पीपीसी, जब पीपीसी मतलब सर्च एड्स, सर्च एड का एक कंपोनेंट होता है शॉपिंग एड्स, शॉपिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स। राइट। तो उसमें मेरी थोड़ी मेरे पास असाइनमेंट्स आते वैसे वैसे ग्रिप आ रही थी। राइट। और ई कॉमर्स ऐसी चीज़ होती है, ई कॉमर्स मतलब शॉपिंग एड्स आर मेंट फॉर ई कॉमर्स ओनली। आप सर्च एड्स आपने किसी के लिए सेट कर दी, मान लो कि आपने किसी रियल एस्टेट ब्रोकर के लिए सेट कर दी, या तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सेट कर दी। मेरे पास उस प्रकार के क्लाइंट थे, लॉयर्स थे। तो फिर वो लोग क्या पास, उनके पास ज़्यादा काम नहीं रहता था, और फिर वो एक
क्या बोलते हैं, बहुत सारी बार हमको एडोक असाइनमेंट से मिलते थे, 3 महीने में 10 घंटे का, 3 महीने में 2 घंटे का, फिर वो बोले नहीं हम चलाएंगे, हमें पे नहीं करना ऑन गोइंग में। लेकिन शॉपिंग में ऐसा नहीं था। शॉपिंग में तो इनका कैटलॉग बदलता रहता है, उसको ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ता है। राइट। और कैटलॉग के हिसाब से उन दिनों शॉपिंग कैंपेन में नेगेटिव सिस्टम वगैरह सब कुछ था, तो सिस्टम डेटा में कंसिस्टेंटली रिव्यू करना है और नेगेटिव सिस्टम्स डालते रहते थे, तो एडवर्टाइजर का अकाउंट जो है वो हेल्दी बनता रहता है रोज के रोज, और उसी के हमको वो लोग लगातार ऑनगोइंग मोड में पैसे देते रहते। और प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स आर प्योरली डेटाबेस सपोर्टेड। ओके। सर्च एड्स में आपको सारा चीज़ अपने हाथों से लिखना होता है कि टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कीवर्ड्स डालेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स और शॉपिंग एड्स में ऐसा नहीं है। शॉपिंग एड्स में आपका प्रोडक्ट डेटा होता है, वही सब कुछ आपका इनपुट होता है ओके ऑटोमेटिकली ग्रैब कर। ऑटोमेटिकली। तो वो हमें प्रोडक्ट डेटा के ऊपर काम करता था और मुझे वो अच्छा लगता था और रिजल्ट्स भी वहीं से मिलते थे। तो सीधी सी बात है, मतलब जब आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो धीमे धीमे आप उसकी तरफ झुकाव आपका बढ़ता जाएगा। एग्जैक्ट। और झुकाव आपका बढ़ता है, आपको लोग पैसा भी दे रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपके काम को। और मेरे पास धीमे धीमे यही हो गया कि मेरे पास सारे काम शॉपिंग के ज़्यादा बढ़ गए, 10% नॉन शॉपिंग रह गए। ओके, मतलब आपका पूरा क्या कहते हैं, आपकी जो पूरी स्किल है वो शॉपिंग में ही कन्वर्ट हो गई शॉपिंग भी हो गई और आपको मज़ा भी आ रहा था। ये 2015-16 तक ये हो गया, 15 तक। राइट। ठीक है, तो गूगल सर्टिफाइड प्रोग्राम में कैसे आप आए और उसके पीछे क्या बैक स्टोरी है? वही हम लोग शॉपिंग में, मेरे पास पीपीसी के असाइनमेंट्स बहुत सारे थे। राइट। तो ये देखिए, ये सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं जो आपको काम पाने में, काम को ऑन करने में आसान प्रोवाइड कर दे। तो पहले मैं गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल बना 2013 में, फिर मैंने एजेंसी सेटअप की 2014 में। हम 2-3 लोग थे 2014 में। एजेंसी अकाउंट सेटअप किया, एमसीसी सेटअप किया, सब कुछ। तो वहाँ से फिर सर्टिफाइड पार्टनर का टैग मिल गया। तो हम लोग किसी को पिच करते थे तो हम लोग लिखते थे कि वी आर गूगल सर्टिफाइड एड्स पार्टनर, और उसका प्रोफाइल लिंक भी भेजते थे। तो वहाँ से हमारी पिच में एडिशनल सेंस ऑफ रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऐड होती थी। करेक्ट। तो वहाँ से काम के रिस्पॉन्स, कम से कम रिस्पॉन्स करते थे कि भाई ओके, हाउ वुड यू डू इट, लेट्स शेड्यूल अ कॉल टू अंडरस्टैंड अवर रिक्वायरमेंट, हाउ कैन यू हेल्प अस वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुआ करती थी। तो सीधी सी बात है, आज आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको मान लो कि कोई सर्टिफिकेशन आपको हेल्प करते, आप करेंगे। राइट। तो वहाँ पे वैसा ही था कि हमें लग रहा था कि ये हेल्प करेगा, तो हमने किया भी। ठीक है, आपने फर्स्ट शॉपिफाई ऐप लॉन्च कर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट शॉपिफाई लॉन्च कर दी तो हमको एप्स कैसे वर्क करती है वो मालूम पड़ गया मुझे। ओके। एप्स का ऐसा नहीं था कि हमारे पास रोज के 10-10, 15-15, मुझे 2-3 दिन में एक कस्टमर आ रहा था वो ऐप यूज़ करने के लिए, 1-2 दिन में, 2-3 दिन में। तो मुझे काफ़ी टाइम मिला उन सब चीज़ों को समझने में कि कस्टमर पर्सोना क्या होता है, हाउ प्लग इन प्ले काइंड ऑफ बिजनेस सर्विसेज रन। ओके। मैं पहले करता था वो मैनुअल सर्विस था, हर एक का ऑनबोर्डिंग फ्लो मैन्युअली मैनेज होता था, सब कुछ मैन्युअली, अकाउंट ये वो सारा ईमेल बैक एंड फोर्थ। फिर ये ऐप के अंदर मुझे ये देखने को मिला कि ये कैसे वर्क करता है, ऑटोमेटिक क्या होता है और ऑटोमेशंस क्या होते हैं। राइट। और उन्हीं दिनों मैं पीपीसी शॉपिंग कैंपेन्स मैनेज करता था, तो हमको मालूम पड़ा कि भाई एक बहुत बड़ा गैप है बिंग सर्च इंजन के लिए। वहाँ पे भी प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स रन होती है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक इंटीग्रेशन मार्केट में नहीं था। तो हमने फिर अगस्त 2016 में उसको लॉन्च किया। हमने खुद ने बनाया, 2016 से शुरुआत से चालू किया। अगस्त 2016 में हमने उसको लॉन्च किया। मैंने इन बिटवीन बहुत सारे एजेंसी क्लाइंट्स के लिए काम किया था। उससे आप अपना बिजनेस सस्टेन कर रहे थे और ये आप ग्रोथ के लिए अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात हम करना भूले कि आपका नॉन टेक बैकग्राउंड था, हमें सिविल से करा और वो कोडिंग इस पॉइंट तक नहीं आती थी। आज भी मुझे कोडिंग नहीं आती। राइट। नहीं आती। राइट। तो ये ऐप डेवलप कैसे कराया है फिर? वही जो मैंने उन दिनों जो इनफॉर्मल पार्टनर थे, हम दोनों एसोसिएट थे, उनके साथ मैंने फॉर्मल पार्टनरशिप चालू की जून 2016 में। 16। ओके। अंकित शाह करके है जी। ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल द प्रोडक्शन एफर्ट्स। ही वाज अ टेक्निकल पर्सन इन द प्रोसेस। ओके। वो सीटीओ रहे काफी समय तक। अब वो एक्टिव नहीं है इस बिजनेस में, अब नहीं एक्टिव हूँ। राइट। ही इज जस्ट अ स्लीपिंग पार्टनर एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में। वो 2-3 महीने पहले ही कुछ चेंज हुआ, हमारे इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। राइट। लेकिन अब तब तक सारा प्रोडक्शन एफर्ट्स उन्होंने लीड किया। ठीक है, फिर आपने सेकंड ऐप लॉन्च कर दिया, उसका रिस्पांस कैसा रहा? उसका नाम क्या था मोस्ट इम्पोर्टेंटली? उसका नाम था बिंग शॉपिंग फीड। सिंपल जेनरिक नाम था बिंग के लिए। तो ये कोई भी सर्च करे तो सर इजीली मिल जाए। हाँ सर्च, मैं एसईओ का बंदा हूँ। राइट एग्जैक्टली। तो वो तो पहले जाता है। आज भी मैं कोई चीज़ नहीं प्लान करता हूँ तो डोमेन ऐसे ही प्लान करता हूँ कि एसईओ एडवांटेज मिले। बिजनेस का नाम भी ऐसे ही प्लान करता हूँ कि एसईओ एडवांटेज मिले। तो बिंग शॉपिंग फीड बनाया,
एजेंसी यूजर्स ने, मैं वहाँ पे भी सपोर्ट में ही दे रहा था, हमारे पास कोई डेडिकेटेड सपोर्ट टीम नहीं थी। आप ही क्योंकि हाँ, भी रोज का सपोर्ट का काम 3 घंटे 4 घंटे रहा मैक्सिमम, जब तक ये बिंग शॉपिंग फीड चल रहा था। उसके बाद फिर गूगल लॉन्च के थोड़ा काम बढ़ रहा था। लेकिन सपोर्ट में तो क्या है कि आप इंटरेक्ट करते हो तो सामने वाला बंदा देखता है CEO, हालांकि हम बहुत छोटी टीम थे, लेकिन मैं लिखता था CEO ऑफ सिंप्रोसिस इन्फोमीडिया, तो वो लोग सामने वाले बोलते अरे CEO हिमसेल्फ इज आंसरिंग द क्वेरीज एंड ऑल थिंग्स। तो वो फॉरेन में काफ़ी इसको अच्छा मानते हो। मानते। प्लस कभी कभार हम लोग कॉल शेड्यूल करते थे कि भाई आपको तकलीफ हो रही है ईमेल को फॉलो करने में, तो लेट्स गेट ऑन कॉल, डू द स्क्रीन शेयरिंग। हम उनकी स्क्रीन देखते थे, हम उनको ट्रबल शूटिंग प्रोवाइड करते थे। तो वहाँ से इंटरेक्शन थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे जाता है कि भाई अब बहुत अच्छा बनाया है, हमें बहुत काम आ रहा है, आप नहीं होते तो शायद ये नहीं होता, तो हम शायद बिंग के ऊपर कभी ट्राई नहीं करते वगैरह वगैरह। ये चीज़ इससे बेहतर गूगल में भी नहीं है। तो वहाँ से एक चीज़ समझना है कि गूगल के लिए भी कुछ ऐसा बनाएंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि वो बहुत बड़ी मार्केट है गूगल। बहुत बड़ी मार्केट थी। बिंग का मार्केट शेयर उन दिनों 20% के आसपास था, 16 के आसपास, वो भी सिर्फ US और यूरोप, बाकी कहीं नहीं। बाकी तो ऑलमोस्ट 100% गूगल ही था, एक्सेप्ट रशिया में यांडेक्स था, चाइना में बैडू था, लेकिन बाकी सभी तो गूगल ही था। तो फिर हमने गूगल के लिए बनाने का सोचा। वो फीडबैक बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक था कुछ लोगों का कि भाई ऐसा कुछ गूगल के लिए नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ काम कर रही है। बट आप ये चीज़ सोच पाओ कि आप कस्टमर फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे स्टार्टिंग ईयर से ही। हाँ, तो कितना इससे पता चलता है कि आपको आपके कस्टमर्स की बात सुननी चाहिए, तो यू कैन मेक अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ऐसे ही हुआ ये। उल्टा होगा, जब उल्टा सोचिए आप, राइट। आपको कुछ देना है और वो सामने वाले के कुछ काम का नहीं है, तो वो अपनी जेब से कितने रुपए निकालेगा। सही बात है। और आप ये जानते हो कि सामने वाले को ये चाहिए, मैं बना के दे सकता हूं, तो वो कितने रुपए निकालेगा जेब से, आप सोचिए। सही बात। फीडबैक की बात नहीं है, नीड्स की बात, नीड्स अंडरस्टैंडिंग करने की बात है। जो भी व्यक्ति ने मार्केट में क्या चल रहा है, क्या अच्छा बिकेगा क्या अच्छा नहीं बिकेगा, उसके हिसाब से अपने बिजनेस को रीओरिएंट करते गए हैं, इवोल्व करते गए, तो उनका चलता रहता है। जिन्होंने इस चीज में फेल किया कि भाई नया ये आ रहा है पूरा, जैसे आप नोकिया का एग्जांपल ले लो, स्मार्टफोन का जमाना आ रहा था, नोकिया फेल टू रीड इट। राइट। तो आज नोकिया की हालत क्या हम सबको मालूम है। नोकिया हो गया, कोडैक हो गया, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज थी। तो कहने का मतलब है कि दुनिया कहाँ जा रही है वो मालूम करना पड़ता है, और वो वहीं से मालूम पड़ता है। कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट विद द कस्टमर, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, भले वो सटल वे में हो, लेकिन वो होना चाहिए। आज भी मैं बहुत सारे कस्टमर्स को मैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू और स्काइप के थ्रू आंसर देता हूँ, आज भी देता हूँ। आज मेरे पास 40+ लोगों की सपोर्ट टीम है। मैं बहुत सारी बार बोल देता हूँ काइंडली गेट इन टच विद देम, बट कुछ जगह मैं खुद आंसर देता हूँ। आपको पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए आप वो प्रैक्टिस। मैं रिलेशनशिप्स मेंटेन करना चाहता हूँ। कल को मुझे किसी से फीडबैक लेना है तो तुरंत मिलेगा कि भाई ये कैसा बिहेव करता है, कैसा नहीं। प्लस एट द सेम टाइम, जब हमारी टीम को मालूम है कि हमारे कस्टमर्स हैव बोथ डायरेक्ट एक्सेस विद अवर बॉस, तो वो भी थोड़े से लेनियंट अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे, वो भी थोड़े से कमिटेड रहेंगे। राइट। ठीक है। फिर आपने गूगल के लिए लॉन्च कर दिया। हाँ, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? उसके बाद तो फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब बहुत ही शुरुआत थोड़ी सी स्लो रही। हमने अगस्त 2017 में लॉन्च किया था। ठीक है। बाय द एंड ऑफ 17 हमें थोड़ा सा स्ट्रगल रहा, लेकिन 2018 के बाद कुछ एक PPC ब्लॉगर्स ने हमारा कवरेज लिया, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। हमने किसी को कोई पैसा आज तक नहीं दिया है। ओके। मैं आज तक किसी को पैसा नहीं देता हूँ हमारी प्रोडक्ट को कवर करने के लिए। वो सब कुछ ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक है। तो कुछ एक ब्लॉगर्स ने हमारी प्रोडक्ट को कवर किया कि दिस इज बेटर टूल देन अवेलेबल ऑप्शंस, एट द सेम टाइम कॉस्टिंग अस लेस देन द प्रीमियम टूल्स ऑल्सो। तो फिर वहां से चल पड़ा 2018 से। पर 2018 तक आप PPC कर रहे थे, मतलब क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे या वो? नहीं, काम तो चालू था। काम मैंने क्लाइंट्स का काम बंद किया 2018 के एंड में। 18 के एंड। जब आपको दिख गया, जब हमको लगा कि नहीं भी हम वी आर आउट ग्रोइंग अवर कैपेसिटीज, राइट, तो हमें कुछ न कुछ काम हमारे पोर्टफोलियो से हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग हमारे जो यहाँ पे जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं उनको हम लोग अच्छे से सर्व कर पाएंगे। हमने इनफैक्ट, आपको चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट्स अभी ईमेल के कॉपीज दिखाऊंगा। हमने क्लाइंट्स को 1.5 महीने का नोटिस दे 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है नोटिस पीरियड, हमने उनको 1.5 महीने का नोटिस दिया है कि एज ऑन टुडे इट इज 15th November, आई एम रियली सॉरी फॉर not able to continue with you anymore from 1st January onwards. And हमने अकाउंट्स बंद किए ताकि उस अकाउंट्स पे काम करने वाले लोगों को हम यहाँ पे लेके आ सके। ओके। इस अपने ऐप
पे डाइवर्ट। ऐप में कुछ लोग कस्टमर सपोर्ट के लिए कैपेबल थे, कुछ लोग प्रोडक्शन के लिए सब कैपेबल थे, डेवलपर्स थे वो। और उन दिनों भी हमारी टीम छोटी रहा करती थी, 2018 में हम लोग 20 लोग भी नहीं थे। ओके, तो मतलब मैं वैसे अगर देखूं तो आपने बहुत छोटी टीम से इतने अच्छे अच्छे ऐप्स मतलब बनाए। हाँ, और आपका ये हीरो प्रोडक्ट यही वाला था जो आप ये हीरो प्रोडक्ट बना। हीरो प्रोडक्ट था हमारा अच्छा खासा टेक्सन और रेवेन्यू बिल्ड हुआ 2020 के बाद। जब शॉपिफाई और मेन स्ट्रीम हो गया, सारा मतलब कोविड की वजह से ई कॉमर्स बूम बिकम नॉर्मल, आई वुड से। कुछ लोगों के लिए ई कॉमर्स पहले प्रिविलेज रहा करता था कि मैं आई एम बाइंग ऑनलाइन, राइट। लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारी जियोग्राफी के अंदर ई कॉमर्स बिकम नॉर्मल डे टू डे थिंग। और कोई मतलब बड़े बुजुर्ग भी उससे ऑर्डर करने लगे थे। दे ऑल्सो वांटेड टू रिमेन सेफ, दे डिडंट वांट टू गो टू द मार्केट, पर्सनली जाना नहीं चाहते थे मार्केट में, वायरस के सामने एक्सपोजर नहीं चाहते थे। तो वो चाहते थे कि भाई हम ऑनलाइन प्रेस करेंगे। तो वहाँ से बहुत फर्क पड़ा। ई कॉमर्स का वॉल्यूम शायद मेरे एजम्पशन के हिसाब से 2020 में एज कम्पेयर टू 2018 डबल था। राइट, एंड आई थिंक 2024 में तो बहुत ही मल्टीफोल्ड ग्रो कर गया होगा। नहीं, अब थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। अब बहुत सारे स्टोर्स जो 2020 में 21 में बने थे अब बंद हो रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग वापस चले गए, नॉर्मलाइज हो गए। चाइना में ड्रॉप शिपिंग, चाइना का ड्रॉप शिपिंग यूएस के अंदर बहुत अच्छा चल रहा था, वो अभी धीमे धीमे अमेरिकन लोगों के सेंटिमेंट्स की वजह से दे आर नॉट बाइंग फ्रॉम ड्रॉप शिपर्स एनीमोर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, राइट। तो वो स्टोर्स भी बंद हो रहे। ठीक है, फिर आप चैनल पार्टनर कैसे बने? 2020 के अराउंड आप चैनल गूगल चैनल पार्टनर? नहीं, हम लोग वैसे देखो तो हाँ, हम लोग फॉर्मल ऑनबोर्डिंग हमारा 19 में था, लेकिन 2018 में कहीं ना कहीं उनकी इंटरनल सिस्टम में फ्लैग हुआ था कि भाई एक अहमदाबाद की कोई एजेंसी है गूगल एड्स में, गूगल शॉपिंग में बड़ा काम कर रही है। तो उनकी एक चैनल पार्टनर ऑनबोर्डिंग टीम का हमारा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आओ गुड़गांव, हमको डेमो दो। मैंने डेमो भी दिया, उनकी टीम से बात भी की, उनको लगा कि सही टीम है, तो उन्होंने हमको इंक्यूबेशन में रखा 1 साल। फिर 1 साल हम लोग चैनल पार्टनर बने रहे। उन्होंने 2020-21 में चैनल पार्टनर प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर किया, तो हम लोग रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम के हिस्सा नहीं थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम फिर से क्वालिफाई हो गए रिस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के। 2021 से वापस हम लोग चैनल पार्टनर प्रोग्राम है। अच्छा, अगर लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझानी हो तो आप बता सकते हैं कि कितने लोग हैं चैनल पार्टनर्स? ग्लोबली 20 के ऊपर चैनल पार्टनर्स गूगल के एड्स के आज की तारीख में नहीं है, 20 से अंदर का नंबर है। ओके, और उसमें इंडिया से आप ही है मुझे लग रहा है अभी? नहीं, इंडिया से शायद 2 या 3 है। 3 लोग हैं, ओके। 2 या 3 है। मैं 3 थोड़ा सेफ रह के बोलना चाहता हूँ, राइट। मेरे पास 2 का ही नाम है। ठीक है, इट्स फाइन, बट तब भी मतलब एक बहुत ही टॉप और प्रीमियर प्रोग्राम है जिसका आपकी कंपनी पार्ट रही, तो अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, हमें तो चैनल पार्टनर प्रोग्राम में हमारा अच्छा खासा, मतलब आप जितने भी पार्टनर उसमें हमारा रैंकिंग भी बहुत टॉप लेवल पे है ग्लोबली। राइट। और एशिया पैसिफिक में भी हम लोग बहुत ही अच्छी खासी वैल्यू ड्राइव करते हैं गूगल के इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, अब रेवेन्यू की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि इस एक ऐप से आपने ईयर ऑन ईयर क्या रेवेन्यू करा? अगर लास्ट 3 साल की हम बात कर ले तो लास्ट 3 साल का तो मुझे टोटल तो नहीं मालूम है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ITR फाइल किया। लास्ट ईयर की बात कर। लास्ट ईयर का ITR कुछ तो हमारा 30 करोड़ के आसपास था। ओके, सो एक अगर मतलब देखा जाए तो टेक्निकली एक ऐप से यू आर रेवेन्यू, हाँ, लेकिन 30 करोड़ ऑफ रेवेन्यू नहीं, हाँ, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं, राइट, बट स्टिल कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड इन 2011 and close to making 30 crores for one single Shopify app is a very big thing. अभी quite a journey. मैं नॉर्मली नंबर्स को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जुलाई के में सब रिटर्न फाइल, सितंबर एंड में हमने रिटर्न फाइल किया, तो मेरे पास नंबर्स, ऑडिट रिपोर्ट्स मैंने खुद ने साइन किए थे, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये हमारा रहा है। बाकी मुझे मुश्किल होता है कि हम लोग हमारा क्या चल रहा है फॉलो करने का। मतलब गलती से एक बार तो 2 बार एडवांस टैक्स पड़ दिया था। अच्छा, और वहाँ से नोटिस भी आ गई थी राइट, कि भाई आपको इतना बड़ा रिफंड कैसे हो रहा है, कि गलती से भरा तो ज़्यादा चला जाए। मुझे नहीं मालूम था कि कितना भरना है, तो एक बार मैंने भर दिया। फिर वहाँ से एडवाइस आई अकाउंटेंट के CA के ऑफिस से कि इतना इनका एडवांस टैक्स भर दो। मुझे लगा कि शायद मैंने पहले भरा वो कम है, तो दूसरी बार भर दिया। 2 लाख, राइट। ठीक है, और अभी ये जो हमारा शॉपिफाई ऐप है, इसका नाम क्या और कितने यूजर्स हैं इस ऐप के? अभी हमारे यहाँ फिलहाल अभी 80,000 कुल मिला के अलग अलग प्लेटफॉर्म के मर्चेंट्स है, यूजर्स नहीं बोलते हैं हम लोग ई कॉमर्स एडवर्टाइजर्स को सपोर्ट करते हैं। तो अभी 80,000 प्लस अकाउंट्स है अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स। शॉपिफाई का भी हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हमारा इसी का वर्जन है।
वो कॉमर्स में है, शॉपलाइन में है, विक्स में है, अच्छा, सारे प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स में जा रहे हैं लोग। ओके ओके। एंड टीम साइज क्या है और क्या क्या फ्यूचर प्लान है हमारा? अभी तो हमारा टीम साइज 120 का है, वो भी काफ़ी पिछले 1.5 साल में ही बनाया हम लोगों ने। मतलब शायद 60-65 थे हम लोग मार्च 2023 में। राइट, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा हो तो वो कैसे अपना शॉपिफाई ऐप बना के कुछ साइड इनकम जनरेट कर सकता है, कोई कंपनी भी बना सकता है जैसे आपने बनाई। शॉपिफाई ऐप ही नहीं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आप ऑटोमेशन के जरिए, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के जरिए आप सोल्व कर सकते हो, तो आपको बनाना चाहिए। लेकिन आपने जो बीच में एक वर्ड यूज़ किया साइड इनकम, हालांकि हमारे केस में वो साइड इनकम से चालू हुआ था, इनकम साइड थी, हमारा कमिटमेंट प्रायोरिटी था। राइट, जब भी हमने, मतलब मुझे कस्टमर का ईमेल आया ना, मैं कहीं आपके साथ बैठे बैठे चाय पी रहा हूँ, तो मैं आपसे 15-20 मिनट ले लूँगा और मैं कस्टमर को पहले रिप्लाई करूँगा। शुरुआत के दिनों की बात है, ये इतना कमिटमेंट लेवल था। उस लेवल का कमिटमेंट था। और बाद में भी हमने जब हमारा इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग सारा किया, तो हमने हर बार कोशिश की कि बेस्ट टैलेंटेड टीम मेंबर ही उसमें जाए। बहुत सारी बार लोग क्या करते हैं, जिनका सर्विस बिजनेस चालू है IT का, वो लोग, उनके पास जो बेंच पे लोग होते हैं ना, गुस्से प्रोडक्ट बनवाते रहते हैं। राइट, कि चलो ठीक है साइड में कुछ करता रहे। हाँ, कुछ करता रहे। तो प्रोडक्ट ऐसे लोगों से नहीं बनती। मैं आपको यही बात बोलूँगा कि जब आप सर्विस बिजनेस में हो, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप डिलीवर करते हो, तो आप वो डिलीवरी करने के टाइम पे आप एक ही चीज़ का ध्यान रखते हो, क्लाइंट का अप्रूवल आना चाहिए, क्लाइंट का अप्रूवल आना चाहिए, चाहे बाद में वो इंटरनल ब्यूटी उसकी कितनी भी बद्दी हो। राइट, और वो क्लाइंट का अप्रूवल एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए ही चाहिए होता है, बाद में वो डिससेटिस्फाइड है तो भी बहुत सारे सर्विस बिजनेस वाले चलाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट आपको रोज बेचनी है, अलग अलग क्लाइंट्स को बेचनी है, और उन सब के अप्रूवल होंगे तभी वो बाय करेंगे। वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ेगा आपको, आपका प्रोडक्ट। इवोल्व ही नहीं, राइट फ्रॉम डे वन आपका माइंडसेट शुड बी टुवर्ड्स परफेक्शन। उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, राइट, हाँ, क्योंकि अप्रूवल नहीं आते। फिर सिंपलर रखो, हर एक जगह उनको कैसे यूज़ करना है, क्या उसकी वैल्यू होती है, क्या उनको बेनिफिट है, वो कम्युनिकेट करते रहो। एक्सेसिबल रहो, यदि किसी को कुछ इश्यू आता है, कुछ ट्रबल शूटिंग करना होता है, आप एक्सेसिबल रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दिस इज अनदर पोटेंशियल एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय ओन प्रोडक्ट। आपको लगातार मिल रहे कि इस प्रकार के यहीं आके मर्चेंट्स फंस रहे हैं, या तो यहीं आके कंज्यूमर फंस रहे हैं। राइट, तो आपको मालूम है कि ये फंसने के इंसिडेंट्स आप जितने कम करेंगे, उतने ही लोग आपके साथ लंबा टिकेंगे। मैं ये उल्टा कहूँगा कि यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको 10 कस्टमर की ट्रबल शूटिंग रिक्वेस्ट आ रही है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, कम से कम दूसरे 50 कस्टमर आपको बिना लिखे वापस जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। राइट। मतलब इससे इम्पैक्ट पता चलता है। आप ये देख सकते हो कि इतने अगर ट्रबल शूटिंग आ रही है तो कितने लोग वापस जा रहे हैं। वो आपको बिना बताए, purchase वो में। आपको पूछेंगे भी नहीं। राइट, वो आपको पूछेंगे भी नहीं कि भाई आई एम स्टक हियर, हेल्प मी आउट। वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं, और कुछ है ऐसे बहुत सारे। आप मुझे बताइए, बहुत सारे आपने सॉफ्टवेयर ट्राई किए होंगे जहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर सेकंड ऑप्शन ऑफ द सेम सिमिलर प्रोडक्ट और उसी के कस्टमर सपोर्ट को लिखना। आप क्या पसंद करेंगे सबसे? सेकंड प्रोडक्ट हो, जो कि वो बहुत वो बहुत फास्ट हो जाएगा। प्रोसेस में आपको विजिबिलिटी आपके सामने का आप क्या कर रहे हो, कस्टमर सपोर्ट का आप लिखेंगे, वो 1-2 दिन 3 दिन को जवाब देगा, तब तक आप दूसरी प्रोडक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाएगी आपके लिए। वो क्या पता बेटर हो, ये भी हो जाता है। तो ज़्यादातर कस्टमर्स जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कहीं फंस रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको रीच आउट ही नहीं करते, वो आपको छोड़ के जाते। तो हमने पहले से यही कोशिश की कि हमारा कस्टमर सपोर्ट रिक्वेस्ट कम से कम हो। फिर भी आज की तारीख हम लोग रोज की 300 रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। 300 रिक्वेस्ट, हाँ, और वो इतना बड़ा साइज है तो ऑब्वियसली ये, हाँ, रोज के 300। हमारे हर एक इंटरफेस में DIY वीडियोस है, आप इस वीडियो को फॉलो करो इस इंटरफेस को यूज़ करने के लिए। ताकि वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऑप्शन इसके लिए है, ये ऑप्शन इसके लिए, ये ऑप्शन इसके लिए, ये ऑप्शन इसके लिए, कि लास्ट में कस्टमर सपोर्ट के पास है जितना अगर वो हाँ कर सके। कुछ लोग नहीं कर पाते वीडियो को फॉलो, या तो उनको मालूम नहीं था कि वीडियो को फॉलो करना है, तो वो हमको सीधा लिख देते हैं। और चैट इंटरफेस भी अवेलेबल होता है। हालांकि हम लोग चैट सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, कमिटमेंट नहीं देते कि जब हमारे पास सपोर्ट टीम थोड़ी सी फ्री है तब हम लोग चैट सपोर्ट ऑन करते हैं, ताकि रियल टाइम आंसरिंग और उनका सोल्यूशन उनको मिल जाए। अच्छा, क्या ट्रेड्स होते हैं, मतलब अगर जैसे कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो क्या 3 या 4 या 5 ट्रेड्स हैं जो आपके अंदर ही होने चाहिए, नहीं है तो आपको मतलब सीखने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे एज अ टू बी अ सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर? मैं सक्सेसफुल का नहीं बोलूँगा, मैं फेल्योर का बोलूँगा। मैं मेरी खुद की लाइन है गुजराती में, एंड शायद ये वीडियो के बाद आज
इसको मैं ट्रेडमार्क के बारे में बोल सकूँ, क्योंकि ये लाइन कहीं कोई भी गुजराती साहित्य में कहीं नहीं लिखी गई है। गुजराती में इसको बोलते हैं अति अव्यवहारिक माणस क्यारे सफल व्यवसायिक न बनी सके। उसका मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा तो ऐसा होता है कि ठीक है, इंग्लिश में हाईली इम्प्रैक्टिकल एंड अनफेयर पर्सन कैन नेवर बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। बिजनेसमैन छोड़िए, प्रोफेशनल भी नहीं बन सकता। okay. आपको जॉब भी करनी है ना तो भी नहीं हो पाएगी। आप अनफेयर है, इम्प्रैक्टिकल है, तो एक ना एक दिन मार्केट आपको फेंक देगा। राइट। हाईली इम्प्रैक्टिकल एंड हाईली अनफेयर पर्सन कैन नेवर बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। ये बात है। अभी इसका उल्टा करो। आप सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले तो आपको फेयर बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। प्रैक्टिकल का मतलब ये भी नहीं कि मैं एक महिला हूँ, आपको कुछ चाहिए तो मैं मेरे सम्मान के साथ, मेरी इज्जत के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके मैं आपके साथ, दैट इज नॉट प्रैक्टिकलिटी, दैट इज एब्यूज। करेक्ट। एब्यूज ऑफ योर स्ट्रेंथ, योर इनहेरेंट एबिलिटीज जो ऊपर वाले ने दी है। राइट, बिल्कुल सही। प्रैक्टिकलिटी मतलब क्या है? पैसा मैं ये कर सकता हूँ, पैसा मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे नहीं आता, इसके लिए आप इनसे मिलिए। एक बार आपने ये काम किया है कि इसके लिए आप इनसे मिलिए, मेरे से नहीं हो पाएगा, उस दिन सामने वाले व्यक्ति को ये लगेगा कि दिस पर्सन इज रियली फेक एंड रिलायबल। फिर कहीं दूसरी सिमिलर सिचुएशन बनेगी तो वो आपको फोन करेगा, अरे मैं यहाँ फंसा हूं और क्या करेगा, अरे ये मेरे काम का है, मैं करूंगा। राइट। ये मेरे काम का है, मैं करूंगा। तो वहीं से होता है। सबसे पहली बात तो फेयर होना चाहिए। वो टेक्निकल स्किल विल सब कुछ बात की बात है। आप हर कोई बंदा, जो भी बिजनेस वाला चीट कर रहा है या जेन्युइनली बिजनेस डिलीवर कर रहा है, उसको मालूम है कि वो कितनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है, उसको मालूम होता है। रेयर केस में उसको अपनी प्रोडक्ट्स को या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। बाकी ओवर प्रोजेक्ट करने वाले और ओवर कॉन्फिडेंस वाले सबको मालूम होता है कि मेरे काम की कीमत क्या है, लेकिन फिर भी खेल लेते वो लोग। शॉर्ट टर्म खेल लेते वो, तो वो अनफेयर वाला काम है। दूसरा फिर होता है स्किल सेट धीमे धीमे आपको बनाना पड़ता है। ठीक है। मैं आपको सीधे से बात बोलता हूँ, और जिनको भी काम करना है ना, वो अपने जीवन में देख ले कि आपने क्रिकेट भी खेला है ना, और आप अपनी गली क्रिकेट में आपके टीम बनाते हो, टॉस करते हैं, और अच्छा पहली बारी आपकी, आप पहली मांग आप करेंगे, आप किसको सिलेक्ट करेंगे? जो बेस्ट होगा उसके साथ आप उसको पसंद करेंगे। राइट। फिर मेरी बारी आती, मैं बाकी बच्चे में से बेस्ट पसंद करूंगा। ऐसी फिर आपकी बारी आएगी, फिर वो बाकी बच्चे उसमें से बेस्ट पसंद करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ? आप उन सबकी स्किल सेट को देख रहे हो कि कौन काम का है। यदि ये चीज 15, 16 या 14 साल के बच्चे को मालूम है कि स्किल सेट की कीमत है, तो हम 20, 25, 30 साल वाले उम्र के लोगों को स्किल सेट के पीछे भागने में क्या तकलीफ है? सही बात। लेकिन नहीं भागते लोगों को क्या चाहिए? फलानी हीरोइन कौन से कपड़े में कहाँ गई, उसमें इंटरेस्ट है, स्किल्स के पीछे नहीं काम कर रहे। 3 इडियट का भी ये डायलॉग है कि आप स्किल्स के पीछे जाओ, पैसा अपने आप आता है। राइट। मैं बी सिविल से आज पीपीसी में अच्छा खासा काम कर पाया, तो ऐसा नहीं कि मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया। हमने रात भी नहीं की है कभी कभार। मैं जब शुरुआत के दिनों की बात करूं तो मुझे शुरुआत में इतना काम नहीं रहता था। मैं थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट नाइट, सवेरे मेरी बड़ी बेटी को 9 बजे, 2013-14 की बात है, जब मेरे पास काम कभी कभार कम रहता था, मैं रात भर जागता बैठता था, क्योंकि आपके फॉरेन क्लाइंट्स। हाँ, सवेरे 9 बजे उसको नर्सरी प्ले हाउस ड्रॉप करने के बाद घर पे आके सोता था मैं। क्यों? क्योंकि कोई डेविड, कोई जॉन, कोई क्लारा आपके पूछेगी, हे आई एम यूजर, या आई एम हियर, आई एम स्टक समवेयर, कैन यू हेल्प मी? या ऑफ कोर्स, लेट मी लुक एट इट। अरे हाँ, मैं कर दूंगा। मैं तो रात भर जागने के $20 मिल जाते। उन दिनों मैटर भी करता था। उन दिनों मैटर भी करता था। $20 मेरे लिए मायने रखते थे। तो स्किल सेट, फेयर स्किल सेट, और बाकी सब कुछ इसके अराउंड सब है, सब कुछ आ जाता है इसके अराउंड। एक कमिटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब अगर जैसे अभी मैं जॉब में हूँ या बहुत सारे लोग जॉब में, और कुछ है उनके पास कि हाँ यार ये मुझे करना है, कितना कमिटमेंट चाहिए होता है? कैसे मतलब प्रोसीड करें कि हाँ यार इफ यू आर नॉट कमिटेड टू एनीथिंग, यू आर अनफेयर टू योरसेल्फ। फेयरनेस में फेयरनेस में आ गई।
ओके, सीधी सी बात है, मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, मैं नहीं करूंगा तो मैं अनफेयर कर रहा हूँ मेरे साथ। बिल्कुल सही बात। उसमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है, कमिटमेंट की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। सब कुछ ही दो वर्ड का राउंड है भाई साहब। व्यवहारिकता, गुजराती बोला मैंने, राइट, और स्किल सेट। स्किल्स, इन दोनों को अगर आपने सही तरीके से यूज़ कर लिया, अब कुछ बिल्ड कर लूँगा। थोड़ा बहुत बाद में स्किल सेट का हिस्सा ये भी आता है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, वो भी रीड करो आप। राइट, वो सारा स्किल सेट का हिस्सा है। स्किल सेट का पार्ट है। आप गिटारिस्ट हो, लेकिन आप आदिवासी एरिया में अपने आप को मार्केट कर रहे हो, तो वो स्किल सेट का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, राइट। तो आप मतलब वो आपके स्किल सेट के आप जज ही नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। आदिवासी लोगों को सितार चाहिए, या तो क्या बोलते हो, तुनतुना से एक तारा चाहिए। उनको 6 तार वाला आर्टिस्ट नहीं चाहिए। गिटारिस्ट तो सिर्फ अर्बन एरिया में जहाँ पे रॉक वाला होता है, या तो फिर बॉलीवुड वाला हॉलीवुड वाला का सिर्फ, तो वहीं पे उनको वैल्यू मिलेगी। तो ये भी स्किल सेट का ही हिस्सा है कि आप अपने आप को कौन से जगह पे प्लेस कर रहे हो। या तो आप उसी को रिस्किल करो। आप 6 तार वाला कोई संगीत वाद्य बजा पा रहे हो, तो 1 तारे से कैसे बनेगा आप सोचो। क्योंकि आदिवासी विस्तार में 1 तारा चलता है, 2 तारे चलते। आप बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दे रहे हो, अब मज़ा आ रहा है कि कैसे सब कुछ मतलब कुछ कुछ चीज़ों के अराउंड ही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नहीं, ये आसान है, ये हमारे माइंडसेट का गेम है और कुछ नहीं है। बहुत सारी बार बोलना भी आसान होता है, लेकिन ये आपने करा है ना, इसीलिए तो उसकी वैल्यू है कि इतना सब कुछ देखने के बाद आप ये सारी चीज़ें बता रहे हो, तो ऑब्वियसली वैल्यू ड्रिवन है सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन जो मैं मतलब जनरली पूछता हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है आपको लगता कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है, राइट। मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि मैंने आपको कमिटमेंट दी है, और वो कमिटमेंट के ऊपर खरा उतरने के लिए मुझे कभी कभार 16 घंटे लगातार 7 दिन काम करना पड़ता है, तो करना पड़ता है। उस वक्त ये नहीं बोल सकता कि मेरा लाइफ मुझे बुला रहा है, मेरी वाइफ मुझे बुला रही है, मुझे सिनेमा जाना है। यू आर अनफेयर टू योर बिजनेस। करेक्ट, सेम थिंग। राइट। आपकी वाइफ आपसे उम्मीद करती है, तो इजंट इट एन अनफेयर प्रैक्टिस? आप क्यों जुड़ते हो? आप दोनों लाइफ पार्टनर हो। राइट, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे आपके विजन्स में, ड्रीम्स में। फिर कोई दिन बनता है कि जिस दिन आपको लाइफ ज़्यादा बुला रही है और नहीं कम बुला रहा है, तो आप वहाँ पे फेयरनेस ट्रांसफर कर दो। राइट, क्योंकि वो भी मेंटेन करना है। हाँ, वो करना ही। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता। आपको मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी बार कि जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए आप उसको 80 रुपये का खाना देते हो, तो शाम तक मेहनत कर पाता है। मैं होमलेस लोग जो रास्ते पे बेघर लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उनका शाम तक वो कहीं कुछ काम कर पाता है, कुछ भी काम, वो वर्कर है लेकिन उसके पास फिर भी खाने का पैसा नहीं है, तो आप उसको 80 रुपये खाना दे दो। अभी आपने तो 2 मिनट का काम किया 80 रुपये देके, उसके लिए काम 8 घंटे का हो गया। अभी 2 मिनट में कितना बड़ा वर्क हो गया, कितना बड़ा वर्क हो गया आप सोचिए। तो कभी कभार आपका 16 घंटे 6 दिन काम करने का इम्पैक्ट कहीं और बड़ा हो सकता है, ये सोच के काम करना होता है। और ये होता भी है भाई साहब, मैंने देखा है जिन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया ना, उनके घर बार बिक गए। वो करना पड़ता है। 2 मिनट काम से इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है, तो आपके 16 घंटे के 6 दिन के काम से किसी दूसरे कंपनी का सॉफ्टवेयर का डिलीवरी जल्दी होगा, वो वैल्यू और बना पाएगा, फिर वो और बनी वैल्यू से आपको शायद कल को और बड़ा काम देगा। चेन इफेक्ट है बेसिकली। लेकिन आप बोलेंगे नो नो नो, आई हैव माय वाइफ कॉलिंग मी, आई हैव टू गो, वर्क लाइफ बैलेंस, फिर वो काम कहीं और चला जाएगा। राइट। फिर वो काम कहीं और चला गया, तो उससे दूसरी किसी और की जिंदगी बच जाएगी। बहुत सारे, जैसे अभी ये बहुत ही मतलब एग्जांपल्स और ये बात आपकी इतनी अच्छी। वर्क लाइफ बैलेंस से ज्यादा मैं कहूंगा कि जीवन में इस प्रकार के माहौल में भी है ना, कि आपको स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर करना आना चाहिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू सिट विथ यू फॉर 24 आवर्स अ डे, लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड आई शुडंट फील स्ट्रेस्ड। ओके, व्हाई इफ आई एम फीलिंग स्ट्रेस। वर्क लाइफ का कंसेप्ट ही स्ट्रेस से आया है। ओके, वर्क लाइफ जैसा कुछ नहीं था, ये स्ट्रेस वालों निकला है। ओके, राइट। वर्क लाइफ बैलेंस का कंसेप्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट वालों निकाला है।
लेकिन आपकी बीबी आपको नहीं बोलती घर आ जाओ टाइम पे, आपके बच्चे आपसे उम्मीद नहीं कर रहे, तो स्ट्रेस कहाँ का आएगा? राइट। आपको मजा आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है वो काम 16 घंटे करने में, तो स्ट्रेस कहाँ से आएगा? सही बात। मतलब स्ट्रेस आ रहा है तो उसका प्रॉब्लम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, स्ट्रेस आ रहा है उसका प्रॉब्लम आपकी खुद को मजा नहीं आ रहा है, या तो आपके सामने दूसरे डिस्ट्रैक्शन से जो आपको काम करने नहीं दे रहे। वो फिर से उसी पे आएगा कि आपकी खुद की प्रॉब्लम है वो। नहीं, बहुत सारी बात, जैसे मैंने भी रात दिन एक किया तो मेरी वाइफ फुली सपोर्टिव थी। राइट। मेरी बेटी को सुलाती थी 10 बजे, 12 साढ़े 12 बजे उठती थी, मेरे लिए चाय या कॉफी बनाती थी, वापस सो जाती थी। वो हुआ है तब जाके हम लोग यहाँ पहुंचे। नहीं, मतलब मैं इस पे एक और यही मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ पार्टनर सही होना बहुत ज़रूरी है, मतलब जो आपको सपोर्ट करे, वरना फिर बहुत इश्यूज होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। उसमें भी शुरुआत में आपको इनपुट देना होता है। राइट। फिर वो समझते हैं। हाँ, ये वेरी ट्रू। सेम। आप डे वन को उनकी उम्मीद को आप सीधा बोल दोगे कि अरे तुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे जाना पड़ेगा, तो बात खत्म। लेकिन आप उस दिन आप नहीं जाते और आप उनके साथ जाते हो, और फिर तीसरे चौथे दिन उनको मालूम पड़ता है कि 10-15 हज़ार रुपये का बिजनेस का लॉस हो गया क्योंकि वो मेरे साथ सिनेमा देखने आया था, फिर वो समझेंगे। मतलब तरीका है समझाने का। राइट। फिर वो समझेंगे कि 3-3.5 घंटे का मूवी हमको 15-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट का नुकसान कर गया। वो मूवी आप 10 दिन बाद भी देख सकते थे, करेक्ट, घर पे भी देख सकते थे। मैं आज की तारीख में सारी मूवीज फ्लाइट में देखता हूँ। ओके। इंटरनेशनल फ्लाइट में। राइट। यू हैव टाइम एंड यू आर यूटिलाइजिंग इट। दिस इज गुड। ये मतलब टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा है, इससे मुझे पता चल रहा है आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे क्लियर हैं। वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ नहीं है, सारे स्ट्रेस मैनेजरों का दिया हुआ खेल है। कई बार मुझे लगता है कि कोई शुरू करना भी चाह रहा है तो वो अपने आप को एक्सक्यूज देता है कि यार हाँ, अभी जैसे फैमिली को मुझे टाइम देना है, अभी मेरा इंक्रीमेंट है। वो आपकी मतलब कहने का मतलब है, फिर आपका बिजनेस या आपका प्रोफेशनल ग्रोथ आपका प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए आप उसको टाइम वहां देना है, टाइम वहां देना है, यहाँ देना कर रहे हो। एग्जैक्टली। प्रायोरिटी हो जाएगा तो नेचुरल बन जाएगा। या तो आपको वहां मजा नहीं आ रहा है इसलिए आपको यहाँ जाने का मन करता है। मेरे पास आते हैं बहुत सारे, मैं उनको उल्टा एग्जाम्पल देता हूँ। हम तो पटेल है बाई कास्ट, मेरे परिचित बहुत सारे आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अब मैं कुछ अच्छा खासा कर रहा हूँ, तो मेरे पास एडवाइस लेने आते हैं। अरे इसने 12वीं पास कर ली, कौन सा इंजीनियरिंग कराऊँ, इसने ये कर लिया, क्या कराऊँ? तो मैं बोलता हूँ उसको जो शौक है ना वो करने दो। हम पटेल है, लेकिन उसको नए का काम पसंद है ना तो वो भी करने दो। जिस दिन उसको नए का काम पसंद है और करने देंगे ना, तो वो रात को 12 बजे भी कस्टमर होगा तो वो काम करेगा। और मान लो कि उसको शौक नहीं है और आप उसको हेयर पार्लर या हेयर सलून आप ओपन करके देते हो, तो दोपहर को 12 बजे भी बंद करके घर पे खाना खा जाएगा। राइट। और बिजनेस नहीं चलेगा उससे। नहीं चलेगा। कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड रहने का मन ही नहीं करेगा उसको। वो आएगा, देखेगा, बंद हो कहीं और जाएगा, अगली बार से आपके पास आएगा ही। इसको आप उल्टा देखिए, दो दोस्त कैसे बनते हैं? कैसे बनते दो दोस्त? जब थिंकिंग मिलती है उनकी, फ्रीक्वेंसी, राइट, कंपेनियनशिप दिखती है। तो क्या आप अपने बिजनेस वेंडर में या तो अपने बिजनेस कस्टमर में आप कंपेनियनशिप नहीं देखते? देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। तो कंपेनियनशिप कहाँ से आती है? कमिटमेंट से आती है। राइट। कंपेनियनशिप ही वही चीज है जो आपके एक के बाद एक अलग अलग संबंधों को बढ़ाएगा, चाहे वो व्यवसायिक हो, चाहे वो मित्रता के हो, चाहे वो रिश्तेदार हो। आपकी कंपेनियनशिप 0 है, आप धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे। कैसे आप रिलेट कर रहे हो सब चीज़ों को, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे सुनने में। सारी चीज़ें कुछ डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो कि चले आ रहे पहले से, लेकिन बात नहीं होती इनके बारे में। नहीं, मुझे कभी मौका भी नहीं मिलता, और मैं कहीं बाहर जाता भी नहीं है, तो आप आए हैं तो आज निकल रहा है। नहीं अरे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे और ऑडियंस को भी मज़ा आएगा, मुझे पता है। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें बात करें, और मुझे एक चीज़ समझ है कि आपका नेटवर्क भी अच्छा है, तो मैं नेटवर्क पे ये पूछना चाहूँगा कितना इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क आपका? नेटवर्क कंपेनियनशिप का ही परिणाम है। नेटवर्क इनपुट नहीं, नेटवर्क इज आउटपुट। ओके। इनपुट तो आप कैसे रिलेट करते हो, आप कैसे बिहेव करते हो, आप किसी को कैसे तवज्जो देते हो, किसी के बोल को आप कितने रिस्पेक्टफुली हैंडल करते हो, ओके। वो नेटवर्क बिल्ड करने का इनपुट है। फिर नेटवर्क बनता है। नेटवर्क कोई गिफ्ट में आया हुआ, प्लेट में आया हुआ गिफ्ट नहीं है। राइट। आप नेटवर्क आपको बनाना नहीं होता, नेटवर्क अपने आप बन जाता है। बस आपको वैल्यू क्रिएट करते रहनी है हर एक जगह पे। मैंने जैसे बोला ना ये काम मैं नहीं करूंगा, वो आप ये काम मेरे से नहीं होगा, ये बोलना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन लोग क्या करते हैं मालूम है? उनसे नहीं होते हैं तो खुद उठा लेंगे और किसी और को दे देंगे, बीच में छोटा प्रॉफिट मिल्क करेंगे। राइट। जब
समझ लो सामने वाले व्यक्ति को ये मालूम पड़ा कि ये काम उसने उठाया है लेकिन कहीं और आउटसोर्स किया है, ट्रस्ट खत्म हो गया। उससे बेहतर आप डाइवर्ट कर दो, आप उनको सीधा आप उनको दिला दो, दोनों आपके ऋणी रहेंगे। ये मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ कि मतलब कहीं भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो ट्रू होके करो, चीट मत करो किसी को, और जो है वो बता दो। अगर आपको लगता भी है कि हाँ अभी आपको इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़रूरत है तो आप बता दो कि हाँ किसी और से करा रहा हूँ और आई हैव अ कमीशन। अगर करना भी है तो पहली बात तो करो ही मत हो, नहीं, बट ट्रांसपेरेंट रहो। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि उसी काम की कीमत मांगो जिसमें आपने एक्चुअली में कीमत ऐड की है। राइट, वेरी गुड। बाकी यहाँ का इस हाथ से लिया और इस हाथ से दे दिया और इस हाथ से पैसा लिया और इस हाथ को दे दिया बीच में निकाल के, तो बहुत दिन तक नहीं कर। सीधी आप इसी एनालॉजी को आप सोचिए, काम यहाँ से लिया, एज इट इज गया यहाँ पे, लेकिन पैसा यहाँ से आया, वो एज इट इज नहीं जाता, बीच में कट होता है, कट हो गया। तो ये कैसा फेयरनेस है? सही बात है। आप काम में भी कुछ ऐड करो ना, फिर आप कट निकालो। दैट इज ओके, अंडरस्टूड। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? बस कुछ भी काम करो, अपने आप को तसल्ली मिलनी चाहिए, विदाउट हार्मिंग एनी अदर लिविंग क्रिएचर। Okay. Wow. Okay. And what is money to you? What is your equation with money? मीन्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। समटाइम्स माइक्रो हैप्पीनेस कभी कभार मिल जाती है, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, और नॉर्मली इस लेवल पे आने के बाद लोग यही बोलते हैं। राइट। जब हाथ में नहीं आता तब तक लोग अलग सोचते हैं, मैं भी उस गलती का हिस्सा हो रहा हूँ, मुझे मालूम है। सब होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यंग एज में आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो चाहिए होता है। नहीं, रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं होता, ये स्टिग्मा है हमारे यहाँ पे, खास करके हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, कि मैं बहुत झेला हूँ। जब मैं मेरे खराब समय से निकल रहा था तब मैं, कि लोग बोल रहे कि अरे इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ काम का नहीं। वही लोग आज मुझे उनके फंक्शन में जाता हूँ तो सामने से वेलकम करने आते, जो एक टाइम पे बोलते भी नहीं थे। तो वो थोड़ा है ना, एक किक आती है जब आपके साथ कम लोग बात करते हैं तो साला इनको जीतना है, और इनको जीतने का तरीका पैसा है, तब जाके लगता है। बाकी आज की तारीख में कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, पैसा डेफिनेटली काम आता है, पैसा आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। जैसे आज मैं दो तीन इनोवेटिव प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए फंड ही मेरा काम है। फंड नहीं होता तो शायद मैं इनोवेटिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकता था। ये क्या मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं? एक तो मेरा आइडियल कॉर्पोरेट कैंटीन और कैफेटेरिया का प्रोजेक्ट है। Okay. और दूसरा है, मैं काफ़ी हद तक आदर्श गौशाला एंड फार्म के रूप में काम कर रहा हूँ। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। दैट इज स्टिल इन द बिल्डिंग स्टेज। मेरे पास आज की तारीख में क्लेम करने के लिए या तो मतलब बताने के लिए सक्सेस फॉर्मूला अभी तक फिट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट टू सी द रिजल्ट्स। ठीक। आइडियल कॉर्पोरेट कैंटीन में भी ऐसा है कि हमने अभी तक, हमारे पास 100% रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि हम लोग, खास करके मेरा बिजनेस जो है उसमें मेरे पास बैचलर्स बहुत है। वो लोग हॉस्टल्स में या तो कहीं रेंट पे रहते हैं, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन commercially available food from the outside. They don't have their mothers to cook then for them. एंड पीजीज का मतलब आई हैव बीन टू हाँ, PGs रहा हूँ मैं एज अ कॉलेज में, तो नहीं अच्छा इसमें। नहीं अच्छा। हाँ, खाने का तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा किसी का भी। मुझे भी अच्छा खाना चाहिए था, मुझे भी एडवाइस किया गया था कि भाई आपको, मेरे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे बॉडी में, रात भर जागना, मैं लगातार 4-4 साल नाइट शिफ्ट किया। राइट। तो मुझे भी थोड़े हेल्थ कंसर्न्स हुए थे, तो उन दिनों डॉक्टर ने बोला कि आपको टिफिन नहीं खाना है। ओके, मतलब इतना पुअर सर्विस थी। हाँ, नहीं, मेरे घर के टिफिन तो मैं घर से लेके आता था। अच्छा, उस टिफिन का मना कर दिया डॉक्टर ने। ओके। बोला आप फ्रेश खाओ, आपका घर कहाँ दूर है आपके ऑफिस से। ओह, तो मैं घर पे खाना खाता था, लेकिन इन बिटवीन कहीं कोई ख्याल आया, जैसे हम गूगल के साथ काम करते थे, गूगल के ऑफिस में हमको जाना होता है तो लंच वहाँ मिलता था हमको, वो लोग हमको लंच के लिए लेके आ रहे थे ऑफिस में, वहीं फ्रेश बन रहा है सामने ही। तो वहाँ से देख के मुझे भी थोड़ा हुआ कि मैं ऐसा कुछ मेरे ऑफिस में भी करूँगा, लेकिन एग्जैक्टली उसी लाइन पे नहीं करूँगा। मैं थोड़ा उसको एक और आगे के लेवल पे लेके जाऊँगा कि हम सारा हमारा फूड मटेरियल जो सोर्सिंग होगा वो ऑर्गेनिक होगा, इम्प्योरिटी से काफ़ी दूर का होगा, प्योरिटी हाई लेवल की होगी, और हम उसी से बना हुआ खाना खाएंगे सब लोग। तो अभी मुझे फीडबैक मिल रहा है कि हमें
बॉडी में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, उनके डाइजेशन का इश्यू कम हो रहा है, को खाना खाने के बाद नींद कम आती दोपहर के टाइम पे। मुझे एक हमारे यहाँ पे फीमेल टीम मेंबर है, उनका ये कहना है कि मेरे विटामिन सप्लीमेंट्स के ऊपर जो मेरी डिपेंडेंसी थी वो ऑलमोस्ट 0 हो गई है पिछले 1-1.5 महीने से। तो ये हमारी अचीवमेंट है। तो अभी मान लो कि ये चीज़ हो गई, मेरी टीम हेल्दी फील करने लगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अभी तो हम लोग काफ़ी हद तक बाहर से भी सोर्स करें, बाहर से भी अच्छे लोगों से सोर्स करें, लेकिन मेरा काफ़ी हद तक मेरा सोर्सिंग धीमे धीमे मेरा प्लान है कि सारा मेरे फार्म से आए। और ये पूरा फॉर्मूला मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही हो गया, तो फिर मैं इस प्रोजेक्ट की पूरी ब्लूप्रिंट में पब्लिक डोमेन में हमारी वेबसाइट पे मिलेगी कि हम लोग 150 लोगों का खाना बनाते हैं दोपहर के लिए, शाम के लिए 60-70 लोगों का खाना बनाते हैं। हमारा मंथली या वीकली ये प्रोडक्ट का कंजम्पशन इतना है, हम यहाँ से सोर्स कर रहे हैं, हम ये सोर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और हमारा डेली मेन्यू ये रहता है अलग अलग टाइम का। तो किसी को भी वो चीज़ अपने ऑफिस में चालू करना है ना, तो उनके लिए पूरा एज इट इज़ रेसिपी है, आप बस इम्प्लीमेंट कर दो। बस फ़र्क इतना होगा कि उनको इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे सोर्सिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप यू डायरेक्टली वर्क विद द फार्मर्स। शायद मैं उनको सप्लाई ना कर पाऊँ, मैं भले ही फार्मर हूँ, मैं उनको सप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन आज हमारे यहाँ कैफेटेरिया में रोटी गेहूं की नहीं आती। ओके। मक्का, ज्वार, बाजरी और रागी, जो पहले के हमारे पूर्वज खाते थे ये सारी चीज़ें, राइट। इसमें हम लोग 10-20%, 30% तक हम लोग गेहूं का आटा ऐड करते हैं, ताकि वो प्लास्टिसिटी बनी रहे थोड़ी बेलने में, और राइट। इसको पकाने में थोड़ा आसानी है। तो इसलिए इतना करते हैं, जैसे कि ज्वार में नहीं करते, 10% के आसपास करते। रागी में हम लोग 20-30% करते। रागी इज मोर बिटल, उसको बेलना आसान नहीं होता। हम मिलेट से खाते हैं, मतलब कहने का मतलब काफ़ी हद तक। फिर हमारे यहाँ की सारी सब्जियाँ फ्रेशली सोर्स्ड ही होती है। कभी कभार हम लोग नहीं मैनेज कर पाते आज की तारीख में, तब हम लोग अलाउ करते हैं फ्रोजन वगैरह। ओके। पर मैक्सिमम टाइम आप फार्म टू फ्रेश ही कर रहे हो। मैं चावल के लिए मैं साउथ में किसी और वेंडर से बात करने के मूड में हूँ आफ्टर दिस दिवाली। वो हमको वहाँ के देसी चावल देंगे, ना कि बासमती। तो अभी आप 120 टीम मेंबर्स का खाना बनवा रहे हैं? नहीं बनता, यहीं बनता यहीं खाते हैं। और वो फ्री है? फ्री है, कोई 1 रुपया नहीं लेता मैं उनसे। व्हाट अ नाइस इनिशिएटिव। इसलिए नहीं लेता हूँ कि मुझे उनको खिलाना है। मैं कल को मैं उनसे 20-30-40 रुपये लेना चालू कर दिया हूँ। सबसे पहली बात, हमारे इसका कॉस्टिंग हाई है। मैं 40 रुपये भी लूँगा तो हमारी कॉस्टिंग का कुछ रिकवरी नहीं होता। मतलब आप उसको रिकवरी बोलेंगे जो 50-60% जा रहा है, राइट। हाँ, वो 10-20% का क्या रिकवरी बोलेंगे? सही बात। 10-20% आप लो या ना लो, आपके बुक्स में क्या फ़र्क पड़ता है? एग्जैक्टली। तो नहीं लेने से मुझे क्या एडवांटेज मिल रहा है कि जिन बच्चों को पीजी में उनके पैकेज के अंदर का खाना मिल रहा है ना, वो लोग वो छोड़ के यहाँ का खाना खा रहे हैं। कोई भी खाएगा। अगर मैं पास्ट में होता तो मैं आपके यहाँ आके हाँ, लेकिन मान लो कि मैं 40 रुपये ले रहा हूँ ना, तो बच्चा यहाँ नहीं खाएगा, फिर वो पीजी का पैकेज वाला खाना खाएगा, क्योंकि उसने पीजी का जो पैकेज लिया उसमें रहना खाना साथ में है। पैसा दे चुका है वो ऑलरेडी। हाँ, फिर वो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं देगा। राइट। मैं इसलिए नहीं लेता हूँ। मुझे फ्री में खिलाने का ये मतलब बड़ा भाई बनने का शौक नहीं है, लेकिन इसके पीछे की वजह है कि वो फिर यहाँ नहीं खाएगा। और आप चाहते हैं कि वो अच्छा खाए, अल्टीमेटली आपका अच्छा खाना खाए, उनकी बॉडी में फ्रेशनेस बनी रहे, वो अच्छे इंसान बने रहे। सिंपल सी बात है, विटामिन B12 डिफिशियंसी है तो आपको मेमोरी में इफेक्ट आएगा, कंसंट्रेशन में इफेक्ट आएगा, आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो चांसेस आ रहा है कि आप चिड़चिड़ेपन की वजह से आप अपने कलीग्स के साथ लड़ लो, तो वो तो नहीं होगा। ऑफिस का एनवायरमेंट हेल्दी बना रहेगा। फीमेल्स को हीमोग्लोबिन की तकलीफ होती है, हम लोग यहाँ आयरन रिच फूड देते हैं। तो जिस दिन आप उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी हद तक अच्छा रहता है, तो पीरियड्स के दौरान उनको जो तकलीफें होती है वो नहीं होती या कम होती है। राइट। हाँ, अच्छे खाने से काफ़ी इम्पैक्ट है इसका। राइट। काफ़ी फर्क पड़ता है। और यही चीज़ वही बच्चियाँ कहीं बार पीजी में रहती है और वहाँ से कुछ भी बन के आ रहा है, तो फिर आप बताओ उनको कितनी तकलीफ बढ़ेगी। हमारे यहाँ पे लिटरली बीच में एक फीडबैक आया था कि इंक्रीज बीटरूट कंटेंट इन सैलेड्स। उसके पीछे की वजह यही थी, दे वांटेड टू हैव मोर आयरन इन द फीड। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और अगर इंडिया के 50% कॉर्पोरेट्स भी ये फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं भाई साहब, मैं कहता हूँ कि 10% भी करेंगे ना, तो आपको ये नहीं मालूम है कि आपका वर्कफोर्स तो हेल्दी होगा, आपका बिजनेस भी हेल्दी होगा। 10% ऑफिसेस से में ऑर्गेनिक खाना खाया जाएगा, तो कितने किसानों को आप सपोर्ट करोगे? राइट। किसानों के बारे में तो सोचो। राइट। उनसे डायरेक्ट आप ले सकते, डायरेक्ट बाई कर रहे हो उनसे,
उनको क्या फ़ायदा है? उनको प्राइस फ्लक्चुएशन का कोई रिस्क नहीं है। उनको डिमांड क्या है उनके सामने है कि मुझे हर हफ्ते इस फैक्ट्री में 500 किलो वीक में 2 बार टमाटर भेजने हैं, 100 किलो कैप्सिकम भेजने हैं, बैंगन भेजने हैं, हाँ, आप भिंडी भेजनी है। तो उसको सप्लाई चेन क्लियर है उसका। तो उसका देखिए, कोई भी किसानी में यही प्रॉब्लम है। किसानी में सोर्सिंग भी खुद करना है, प्रोडक्शन भी खुद करना है, बेचने भी खुद जाना है। किसानी में भी आप पूरी साइकिल कंप्लीट करते हो। हमारे बिजनेस में मैं बोलता हूँ कोई पार्टनर होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री पार्टनर्स होने चाहिए। तो किसानी में किसान अकेला करता है साल। सही बात है। आप उनसे ये भी उम्मीद करते हो कि मार्केट ट्रेंड्स देखता रहे, ताकि प्याज की प्राइस कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, तो प्रोडक्शन देखता रहे। वो उनसे होना ही नहीं है, और वो ऊपर से कम पढ़े लिखे। लेकिन आप उसी किसान को बोल दो कि आपको भाई साहब हमको हर हफ्ते वीक में 3 बार 500 किलो टमाटर चाहिए, देने, तो बात खत्म। उसके लिए मिर्ची ये प्रकार की 50 किलो, ये प्रकार की 100 किलो, ये प्रकार की 10 किलो, गाजर इस प्रकार के 300 किलो बता दो आप उनको, पत्ता गोभी इस प्रकार की 40 किलो, फ्लावर गोभी इस प्रकार की इतनी किलो, आप उनको बोल दो। फिर देखो क्या उनको भी मजा आता है। सही बात है। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपको देखना है। तो आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप जाओ उसके फार्म में 5-6 जगह मिट्टी खुरदो, उसके नीचे आपको लिविंग क्रिएचर मिलेगा। तो वो उसने पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम किया है। छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर अलाइव मिलने चाहिए। अगर आज आप अपने 18 ईयर ओल्ड सेल्फ को कोई एडवाइस दे सकते हैं जो शायद से उस वक्त समझ नहीं होती है, तो वो क्या होती? 18 ईयर ओल्ड को अपने, हाँ, या 20 ईयर ओल्ड को भी। नॉर्मली 18 से 20 साल की उम्र में ना बच्चे कॉलेज लाइफ राइट और कॉलेज मानसिकता से जीते होते हैं। राइट। उस वक्त वो लोग जो करते हैं ना, वो लोग 25 साल की उम्र के बाद भूल जाते हैं। 18-20 साल की उम्र के लड़के या लड़कियां अपने मित्रों को इम्प्रेस करते हैं, अपने मित्रों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप रखते हैं, अपने दोस्त के कजिन भाई की शादी में जाते हैं, तब कंपेनियनशिप मेंटेन करने के लिए, राइट। राइट। लेकिन ये सारा एनर्जी है ना 25-26 तक निकल जाता है, नहीं रहता। तो ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशनल डिमांड ऑफ दैट पीरियड। 18-20 साल की उम्र में जब आप होते हो तो आप अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहते हो। दोस्तों की मतलब बहुत सारी बार लड़के लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भी एक एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो यही चीज आपको अपने प्रोफेशन में करने में क्या तकलीफ है? लेकिन प्रोफेशन में आते तो भूल जाते हैं। राइट। दोस्त के पिताजी हॉस्पिटल में है तो ये उसको रिलीव करने के लिए 6 दिन ऑन ड्यूटी रहता है। लेकिन वही दोस्त के पिताजी जब 30 साल की उम्र में हॉस्पिटल में है तो 2 दिन नहीं निकल पाता। तो कंपेनियनशिप खत्म हो गई। यही चीज आप बिजनेस में भी आप ध्यान दो कि किसी को हमारी जरूरत है तो आप बिजनेस में यू टर्न अप, यू डिलीवर द रिजल्ट्स एंड देन यू मेंटेन द हेल्दी रिलेशनशिप। जो चीज अपने मित्रों को मेंटेन करने के लिए आप जिस लेवल का एथिकल एक्टिविटी, अनएथिकल कुछ नहीं, अनफेयर कुछ नहीं, फेयर जो भी काम कर रहे हो ना, वही एनर्जी आप आजीवन मेंटेन करो। लेकिन अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप में एक्टिविटी बदल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाती है, लेकिन फंडा वही रहता है कि दोस्त को दोस्त बनाए रखना। तो यहाँ पे ग्राहक को ग्राहक बनाए रखना है। जब तक ग्राहक खुद फेयर है, हम खुद फेयर है। फंडा सेम ही है। टीम मेंबर को टीम मेंबर ही रखना है, साथ में उसको साथ में ही रखना है। उसको अनफेयर तरीके से ट्रीट करूंगा तो वो चला जाएगा। सॉर्टेड, बहुत सिंपल तरीके से आपने बताया। अच्छा, ऐसा कौन सा पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं पर्टिकुलरली? बहुत सारे, कुछ अगर 2-3 लोग हैं, अगर आप टॉप ऑफ द हेड नाम बता सके, या एक भी बंदे का बता सके जो ऑडियंस समझ सके कि आप किससे इन्फ्लुएंस हैं। चाणक्य नहीं, राधा कृष्णन पिल्लई ने अर्थशास्त्र के ऊपर 3-4 बुक्स लिख दी है। मैं उनसे अच्छा इन्फ्लुएंस दूँ। ठीक है। फिर रिसेंट हिस्ट्री का देखो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मतलब मैं तो वैसे देखो तो हर एक में से कुछ ना कुछ लेता रहता हूँ जो मुझे सही लगता है। प्रेजेंट डे सिनारियो में विकास दिव्य कीर्ति। ओके, ठीक है, बस यही, मतलब प्रेजेंट डे सिनारियो में वो व्यक्ति जिस क्लियरिटी को एक चीज के साथ समझाता है ना, मुझे लगता है आज के तारीख में उसके ऐसा कोई क्लियर माइंडसेट वाला व्यक्ति नहीं है। राइट। आज मैं उनको फॉलो करता हूँ काफी। फिर कुछ चीजों में जग्गी वासुदेव है। राइट। कुछ चीजों में गौर गोपाल दास जी है।
मतलब गौर गोपाल दास जी भी, उनकी भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जो ये कि आपको जो जहाँ से समझ में आता है वो कैप्चर करते हो जो चीज़ मेरे लिए रिलेवेंट होती है मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ या इम्प्लीमेंट करने, या तो कभी कभार मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं, मैं दो लोगों को और बीच में और बोल देता हूँ। अच्छा, कुछ बुक्स जिनको पढ़ के आपकी लाइफ शायद से बदली हुई, आपको अच्छा लगा, जो आप ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहें? सबसे बढ़िया बुक और आसान बुक जीत आपकी। जीत आपकी। हाँ, शिव खेड़ा के द्वारा। ओके मेरी पहली बुक है लाइफ में। ओके। मतलब मैं कल्याण स्टेशन पे था सवेरे, उन दिनों कुछ तो 140 रुपये की हिंदी आवृत्ति मिलती थी। सवेरे मैंने कुछ तो 9:30-10 बजे लिए, रात को मेरी कुर्ला पटना एक्सप्रेस 10-10:30 बजे जाने वाली थी राइट। कल्याण स्टेशन से, और मैं जलगांव जा रहा था। 10 से लेकर शाम को 10 बजे तक खत्म। ये एक ही मतलब 12 घंटे में आपने? हाँ, 12 घंटे के अंदर पूरी पढ़ ली मैंने। हिंदी थी वो आवृत्ति, तो काफ़ी छोटी भी थी, अब तो अभी मोटी आती है थोड़ी। अब उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया, लेकिन वो शायद उन दिनों 160-150 पन्ने की थी। उसके बाद तो मैंने वो बुक को मैंने बहुत गिफ्ट किया। सिंपल हिंदी, अपने खुद के एग्जाम्पल्स, कोई बड़ा इशू नहीं। फिर साइमन सिनेक, प्रेजेंट डे और मॉडर्न आपको ऑथर चाहिए था। साइमन सिनेक का कुछ भी पढ़ा आप। हाँ, उनके लिंक पे भी बहुत वीडियो आते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। साइमन सिनेक का कुछ भी पढ़ाओ। एक्चुअली ये कंपेनियनशिप वाला कंसेप्ट है ना। आपने यदि उनके वीडियो देखे तो उन्होंने नेवी सील के बारे में एक वीडियो बनाया है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द राइट नेवी सील कलीग। तो उन्होंने दो चीज़ें बताई, एक स्किल सेट तो होता ही है, टैलेंट तो होता ही है, ट्रस्ट वर्दीनेस होता है। ट्रस्ट वर्दी है तो ही वो नेवी सील का टीम मेंबर बनता है। बन सकता है। तो मैं ट्रस्ट वर्दीनेस को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके गया, उसको मैंने कंपेनियनशिप का नाम दिया है। वाह, ये भी आपने वहाँ से सीखा और फिर अपनी लर्निंग अप्लाई करी। ट्रस्टवर्दीनेस, you are 100% trustworthy, but you don't want to work with me, so there is a lack of companionship. राइट। तो कंपेनियनशिप को मैंने यहाँ, कंपेनियनशिप मीन्स एवरीथिंग, ट्रस्टवर्दीनेस, आपका मेरी तरफ झुकाव, मेरा आपकी तरफ झुकाव, सब कुछ आ गया उसके अंदर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, फेलियर्स को कैसे ओवरकम करें या नहीं करना चाहिए, ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में फेलियर्स तो देखिए होते हैं। फेलियर जैसे कुछ होता ही नहीं। ओके। आपने कभी MS धोनी को रोते हुए देखा क्या? मैच हारा है तो बहुत गंदे तरीके से पिटा है तो क्यों? लर्निंग्स थी शायद इस लर्निंग बर्निंग भी कुछ नहीं होता। अच्छा। हमारा काम है इनपुट देना, आउटपुट आए ना आए वो ऊपर वाले का हाथ में है। अभी नहीं आता था उसको फेलियर बोलते हो, लेकिन वो आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप क्यों रोए? कृष्ण जी ने भी उसमें एक लाइन यही बोली थी, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आप उल्टा सोचिए, जब अर्जुन को बोला जाता है कि सामने क्या दिख रहा है, तो उसको बर्ड दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, पक्षी की आंख दिख रही है, वो तीर छोड़ता भी है, पक्षी की आंख को हिट भी करता है। इमेजिन करो, जब तीर छोड़ रहा है उसी सेकंड एक तेज आंधी आती है और वो पक्षी की डाली हिल जाती है, पक्षी वहां से भाग जाता है, तो क्या होगा? अर्जुन तो सबसे धनुर्धर, सबसे टैलेंटेड धनुर्धर माना जाता है, राइट। क्योंकि उसके साथ ये हो सकता है। हम कौन से खेत की मूली है? सही बात है। तो फेलियर को एज अ फेलियर देखना ही नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। मैं ये कहूँगा कि फेल्यूर दो वजह से आता है, या तो मिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल सेट और रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्किल सेट, या तो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो सारा आपका जिम्मेदारी है, आपका इनपुट फेल है। अच्छा, इसके बाद आपने सब कुछ बेस्ट किया फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको क्यों रोना है? सही बात है। पहले केस में आपको रोने के लायक नहीं हो क्योंकि आपकी गलती थी, दूसरे केस में आपके हाथ में बात नहीं थी, तो आप क्यों रोए? सही बात है, जब कुछ कर ही नहीं सकते थे, जैसे अगर आंधी आ गई तो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। कुछ नहीं कर सकते, तो क्या- फेल्यूर हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, बहुत सारी बार हम लोग इमोशनल होके, एक अच्छे खासे कमिटेड होके हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं तो देखा हूं कि जिस दिन आप फेल्योर को अच्छे से करेक्ट नहीं करना चाहते हो ना, उस दिन आपको तकलीफ ज्यादा होती है। यदि वो करेक्शन आपके हाथ की बात है तो नहीं है तो बात। गिटारिस्ट आदिवासी बस्ती में गिटार बजेगा, कौन उसको इज्जत देगा? सही बात है, फेलियर है वो तो उसकी खुद की गलती है। वो भी एक फेल्योर है। राइट। वहां जाना है तो आपको एक तारा ही बजाना पड़ेगा। वही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट जो आपने बोला, तो वो करनी पड़ेगी आपको तभी। फेल्योर को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
और ये नॉर्मली तभी आता है जब आपको मालूम है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जिसको कॉन्फिडेंस है वो कभी उसको फेलियर को फेलियर के रूप में देखता ही नहीं। आप बताओ कॉन्फिडेंस किसको नहीं होता? आप बताओ किसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कोई भी काम में? एग्जैक्टली, जब भी आप करते हो आप तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ ही करते हो। कॉन्फिडेंस उसी को नहीं होता जिसको ये मालूम नहीं कि इसमें क्या करना है। अच्छा, इस सेंस से पूछ रहा था आप। राइट। कॉन्फिडेंस उसको होता है कि इसको मालूम है कि उसको क्या करना है। तो जिसको मालूम है क्या करना है वो फेलियर के लिए भी तैयार होगा ही होगा। उसको मालूम है कि ये नट पूरी असेंबली में किसी भी वक्त निकल जाएगी, राइट। और वो पूरा मेरा मशीन बंद हो सकता है। बट तैयार था उस चीज़ के लिए। तो फिर आपके पास टाइम था, आपके पास एफर्ट्स था, आप उसको करेक्ट कर सकते थे। दूसरी ऊपर नट चढ़ाते तो शायद जल जाती थी। फेलियर जैसा कुछ नहीं होता। इनपुट आपके हाथ में है, आउटपुट हर एक केस में आपके हाथ में नहीं है। करेक्ट। सो सर, बहुत मज़ा आया बात करके, और पर्सनली मैंने तो बहुत कुछ सीखा। इतनी नई नई मतलब चीज़ें बताई आपने, तो मेरा जो माइंडसेट है वो भी थोड़ा और एक्सपैंड हुआ। तो मतलब थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, और आई होप ऑडियंस इस पूरी कन्वर्सेशन से काफ़ी कुछ सीखे और डिफरेंट चीज़ें करे। और जो आपके इनिशिएटिव है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच सर।